बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं केपीके 8 क्लास जनरल साइंस के एमसीक्यूज के 9 यूनिट्स एक ही वीडियो में। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक केपीके बोर्ड का है जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर की लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा अमल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है और ऑक्सीजन को पैदा करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, जितने भी पौधे होते हैं ये सारे जानदार सूरज की रोशनी की तवानाई को जज़ब करके उससे कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देते हैं। ये अमल बड़े पैमाने पर पौधों के पत्तों में होता है और इसके लिए पत्तों में मौजूद सब्ज मादा सब्जीना यानी क्लोरोफिल निहायत जरूरी है। इस अमल में सूरज की तवानाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होते हैं, जिसके रिजल्ट में शुगर और ऑक्सीजन हासिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ग्रीन हाउस गैस हरारत को ट्रैप यानी जज़ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरएक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज। इस सवाल में कहते हैं वो ताल्लुक जिसमें दोनों मेंबर एक दूसरे से पैदा हासिल करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, यानी दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिससे दोनों मेंबर्स फायदा हासिल कर रहे हो, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। मसलन इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन और दरख्तों की जड़ों में भी बैक्टीरिया पाई जाती है जो एक दूसरे के लिए निहायत फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स अदर फॉर फूड इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं वो जानवर जो खुराक के लिए दूसरे को मारता है क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेडेटर, यानी वो जानवर जो खुराक के लिए दूसरे को मारता है प्रेडेटर कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लाइव इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। They fix nitrogen for plant and get food in return. This relationship is called what? इस सवाल में कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जो पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बदले में पौधों से खुराक लेता है। इस ताल्लुक को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म। इसको मैं MCQ 3 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू अर्थ। इस सवाल में कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर में किस किस्म का जानदार ज़मीन की तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। ग़िज़ाई ज़ंजीर में प्रोड्यूसर जो है
जमीन की तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस सवाल में कहते हैं इकोसिस्टम में तवानाई का तबादला हमेशा यकतरफा होता है, और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, इसे यकतरफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी जानदार की होम्योस्टासिस की देखभाल के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी लेवल पर जाते वक्त कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में जाया हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो ऑन मर्शी प्लेसेस डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस सवाल में कहते हैं गोश्तखोर पौधे हशरात खाते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्निवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं। पिचर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट कौन सा है जो कि हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लास्टिक बैग्स। यानी प्लास्टिक बैग्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूरॉन। यानी असाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है असाबी निज़ाम की तमाम हिस्से जैसे ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और न्यूरॉन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा फॉर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरेब्लम। सेरेब्लम फॉर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है फॉर ब्रेन दिमाग का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है और ये मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेरेब्रम, सेकंड वन थैलेमस एंड थर्ड वन हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं गर्म चीज पर लगने से हाथ उठाना ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी मुहर्रिक के लिए जिस्म की फौरी और खुदकार रद्द अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल बाय। इस सवाल में कहते हैं कि हर वो काम जो हम करते हैं किसकी जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम। यानी हर वो काम जो हम करते हैं असाबी निज़ाम की जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम किससे मिलकर बनता है या असाबी निज़ाम कौन सी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। न्यूरॉन सेल्स फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी आर।
इस सवाल में कहते हैं न्यूरॉन सेल की वो रेशे जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, या न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात उसूल करता है, क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात को ट्रांसमिट या सेंड करता है ऑक्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेरेब्लम, यानी दिमाग की स्टेम में सब शामिल है एक्सेप्ट सेरेब्लम, यानी सेरेब्लम के अलावा दिमाग की स्टेम में सब हिस्से शामिल है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सांस लेने को बहाल रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which part of the nervous system will help you to keep balance while riding a bicycle? इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम का कौन सा हिस्सा हमें साइकिल चलाते वक्त मुतवाज़न यानी बैलेंस रहने में मदद फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेरेब्लम, यानी सेरेब्लम दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुतवाज़न रहने में मदद फराहम करता है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस, हेरेडिटी एंड सेल डिवीजन। क्वेश्चन ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन इन ह्यूमंस। सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में कौन सा इंसानों में मुसलसल तगीर यानी कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंटेलिजेंस। इन ऑप्शंस में जहानत यानी इंटेलिजेंस ही मुसलसल तगीर को यानी कंटिन्यूस वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ वेरिएशन, यानी वेरिएशन किसे कहते हैं। किसी एक ही ग्रुप के जानदारों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ खुसूसियात को वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स किस पर मुश्तमिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The analysis of a DNA molecule shows 30% adenine nucleotide. The amount of guanine nucleotide in this molecule will be. यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल की तज्ज़िया से मालूम होता है कि इसमें 30% अडेनिन है, इसमें गवानीन की मिकदार कितनी फीसद होंगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 20%, यानी इसमें गवानीन की मिकदार 20% होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में कौन सा जुज न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीन, यानी जीन न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ डिफरेंस ऑफ मायोसिस फ्रॉम माइटोसिस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं
कि कौन सी जुज़ मायोसिस और माइटोसिस में फ़र्क ज़ाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस और मायोसिस में फ़र्क ज़ाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच बायोलॉजिकल ट्रेट देयर इज़ अ जीन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हर बायोलॉजिकल खुसूसियात के लिए एक जीन होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व माइटोसिस एक्सेप्ट गैमीट फॉर्मेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी माइटोसिस में सब जुज़ मौजूद होते हैं मां सिवाय गैमीट फॉर्मेशन के, यानी गैमीट की पैदावार के अलावा सब माइटोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज डिपेंड्स ऑन। इस सवाल में कहते हैं कि मुसलसल तब्दील होने वाले माहौल में किसी जानदार की बका का दारोमदार किस पर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मोर वेरिएशंस, यानी मुसलसल तब्दील होने वाले माहौल में किसी जानदार की बका का दारोमदार मोर वेरिएशन यानी ज़्यादा तगीर पर होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में कहते हैं कि मटर के पौधे के गैमीट्स में टोटल 7 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पौधा मुकम्मल बालिग पौधा होगा, तो इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 14, यानी इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 14 होंगी। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। इस सवाल में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल किस में होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोपेज 1 ऑफ मायोसिस, यानी क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल प्रोपेज 1 ऑफ मायोसिस में होता है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 4 है, यानी बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यानी जानदारों और उनकी हासिलात को इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। साइंस की इस शाख का मकसद जानदारों की डीएनए में तब्दीली लाकर जानदारों की पैदावार को बेहतर बनाता है। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि बीमारी से बचाव का सबसे अहम जरिया कौन सा है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन लगाना बीमारी से बचाव का सबसे अहम जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन प्लांट रूट सेल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं अगर हम साइनोबैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जीन पौधों की जड़ों में कामयाबी से लगाए तो इससे क्या होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्लांट रूट्स विल फिक्स नाइट्रोजन। इस अमल से पौधों की जड़ें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी विद मोर आयरन कंटेंट विल हेल्प टू ट्रीट। इस सवाल में कहते हैं कि जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया चावल जिसमें लोहे की मिकदार सबसे ज़्यादा है, ये कौन सी इलाज में मददगार साबित होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ये खून की कमी की इलाज में मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन काजेज। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इंसानों में इंसुलिन की कमी आती है, इससे कौन सी बीमारी लाहक होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डायबिटीज़, यानी इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी लाहक होती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इज अ बायोफ्यूल। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में कौन सा बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में कौन सा प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलीथेन, यानी पॉलीथेन बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग प्रोसेस यूजेस एंजाइम्स फ्रॉम ईस्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इंसर्टेड इनटू अदर वन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस सवाल में कहते हैं कि छोटी खुरदबीनी जानदारों में जैसा कि बैक्टीरिया की क्या फ़वाइद हो सकते हैं अगर हम इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मुफीद अशिया हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टीरिया ग्रो एट वेरी फास्ट रेट, यानी इस अमल से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट सॉल्यूशन टू हेरिडिटी डिजीज इज। इस सवाल में कहते हैं कि जिन्याती बीमारियों का बेहतरीन हल क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जीन थेरापी, यानी जिन्याती बीमारियों का बेहतरीन हल जीन थेरापी है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 5 है द पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अल्कली मेटल्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स पर मुश्तमिल है, यानी उस ग्रुप में हमारे साथ अल्कली मेटल्स मौजूद है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ग्रुप 1A। इसमें हमारे साथ अल्कली मेटल्स हैं, यानी इस ग्रुप में अल्कली मेटल्स मौजूद है। अल्कली मेटल्स के नाम ये है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इन अल्कली मेटल्स। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो अल्कली मेटल्स नहीं है, यानी अल्कली मेटल्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A को गौर से देखा जाए, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें हमारे साथ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम मौजूद है, लेकिन इसमें हमारे साथ मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट इज लाइकली फाउंड। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रुप 3A, यानी ग्रुप 3A में जितने भी एलिमेंट्स है उसके आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ग्रुप 3A को देखा जाए तो इसमें हमारे साथ पहला एलिमेंट है बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो अगर इसको शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसकी फर्स्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जो शेल नंबर्स होता है, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये हमारे साथ पीरियड नंबर को जाहिर करता है। और जो आखिरी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 या 4 या 5, वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो इस लिहाज से इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटालाइट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लिथियम इज इन द सेम ग्रुप एज। इस सवाल में कहते हैं कि लिथियम हमारे साथ उसी ग्रुप में मौजूद है जिस ग्रुप में सोडियम मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सब दोस्त पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A को देखो तो उसमें हमारे साथ पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटाशियम, चौथा रुबिडियम, पांचवा सीजियम, छठा फ्रांसियम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ वो कौन सा एलिमेंट है जो नेचर से हेलोजन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला पीरियड है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो पहला पीरियड है उसमें हमारे साथ सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, और इस पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड ग्रुप 3A एलिमेंट्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो ग्रुप 3A की एलिमेंट्स है इसके आखिरी शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। प्यारे दोस्तों, अगर हम एक एलिमेंट्स को शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें शेल नंबर जो होता है ये इंडिकेट्स करता है पीरियड नंबर को, और इसी एलिमेंट के आखिरी शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। मसलन सोडियम है हमारे साथ, अगर सोडियम को देखा जाए इसकी फर्स्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी सेकंड शेल में हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट शेल में हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी हमारे साथ टोटल 3 शेल्स बनते हैं। यानी इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें टोटल 3 शेल्स है, तो इसका पीरियड नंबर जो है वो हमारे साथ है 3। और अगर इसको गौर से फिर देखा जाए तो इसके आखिरी शेल में हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे साथ ग्रुप ए में पाया जाता है। यानी ये हमारे साथ ग्रुप फर्स्ट ए में मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो शेल नंबर्स होते हैं वो पीरियड नंबर को इंडिकेट करता है और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो इस लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following group contains noble gases? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गए ऑप्शन में वो हमारे साथ कौन सा ग्रुप है जो नोबल गैसेस पर मुश्तमिल है, यानी उसमें नोबल गैसेस मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 ग्रुप। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, इसको 0 ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ग्रुप 8A में मौजूद है। ग्रुप 8A में जितनी भी एलिमेंट है यानी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो यानी वैलेंस शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पीरियड नंबर ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इज। इस सवाल में कहते हैं कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये हमारे साथ कौन सी पीरियड में आएगा या ये कौन सी पीरियड में मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2, यानी ये हमारे साथ दूसरी पीरियड में मौजूद है। क्योंकि अगर इसको शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसके पहले शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और सेकंड में हमारे साथ 8। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ टोटल 2 शेल इसके बनते हैं, तो इसका पीरियड भी हमारे साथ 2 होगा, क्योंकि शेल नंबर जो है ये पीरियड को इंडिकेट करता है और जो ग्रुप नंबर है
यानी किसी एलिमेंट्स की आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 6 है केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अल्कली मेटल्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी ग्रुप में अल्कली मेटल मौजूद होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रुप 1A। अल्कली मेटल्स ये ग्रुप 1A में मौजूद होते हैं। इसको ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 5 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो वहां से वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूसेस। इस सवाल में कहते हैं कि पानी और सोडियम के रिएक्शन से क्या पैदा होता है या क्या बनता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। यानी पानी और सोडियम के रिएक्शन से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। अगर इस ऑप्शंस को गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे साथ हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी ऐसे तामीलात जिनमें कीमियाई रिएक्शन के दौरान हरारत खारिज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फोटोसिंथेसिस एंड ग्रीन प्लांट्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि सब्ज पौधों में ज़ियाई तालीब अमल ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को जाहिर करता है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी जज़ब होती है। यानी ऐसे तामीलात जिनमें कीमियाई रिएक्शन के दौरान हरारत जज़ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में कहते हैं कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन से कौन सी चीज ये जाहिर करता है कि रिएक्शन हुआ है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी MgCl2। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके रिजल्ट से आएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। यानी इसमें MgCl2 ये जाहिर करता है कि रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सा रिएक्शन मुतवाजी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑकर्स व्हेन। इस सवाल में कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कब वाक़या पजीर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि जब बरकी इखराज पिज़्ज़ा में नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाता है तो इससे रिजल्ट में आएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये हमारे साथ फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती और केमिकल चेंज में एक नई चीज हासिल होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है किसी मुरक्कब के बनने या तोड़ फोड़ को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। When copper sulfate solution is mixed with sodium hydroxide solution, chemical reaction is indicated by formation of precipitate. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस सवाल में कहते हैं कि जब कॉपर सल्फेट महलूल को सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल से मिलाया जाता है
तो इस केमिकल रिएक्शन से प्रीसिपिटेट का बनना जाहिर होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपेंस व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडिड इन स्टार्च सॉल्यूशन। इस सवाल में कहते हैं कि जब आयोडीन की कुछ कतरे स्टार्च महलूल में शामिल किया जाए तो इसके रिजल्ट से क्या हासिल होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कलर चेंज ऑकर्स। यानी जब आयोडीन की कुछ कतरे स्टार्च महलूल में शामिल किया जाए तो इससे रंग की तब्दीली वाक़या होगी। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सा अमल मुतवाज़ी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक केमिकल रिएक्शन के दौरान मादा ना तो पैदा होता है और ना फना होता है। इसलिए कीमियाई मसवाद के दोनों जानिब एक एलिमेंट की एटमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में हमारे साथ जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 7 है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू डिनोट्स एसिड। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सी पीएच वैल्यू तेजाब को जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पीएच वैल्यू जो है ये 7 पर न्यूट्रल होती है, जबकि 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। इस सवाल में कहते हैं कि सिरका में कौन सा तेजाब मौजूद होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक इफ इट्स पीएच इज। इस सवाल में कहते हैं एक महलूल मजबूत तेजाबी महलूल होगा अगर इसकी पीएच की वैल्यू 1 होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब किसी महलूल का पीएच 7 से कम हो तो ये मजबूत तेजाबी महलूल होगा, और अगर किसी महलूल का पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो ये मजबूत बेसिक महलूल होगा, और अगर 7 पे हो तो ये न्यूट्रल होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सवाल में कहते हैं कि तेजाब को जब पानी में हल किया जाता है तो क्या देता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, H आयन। यानी तेजाब ऐसी चीज है जो पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सा अल्कली नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ऐसी चीज या शे जो पानी में हल होकर OH आयन देता है अल्कली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सा नमक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। इस सवाल में कहते हैं कि गाड़ियों की बैटरी में कौन सी तेजाब इस्तेमाल होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। When an ant or a bee stings you, it injects। इस सवाल में कहते हैं कि जब एक एंट या बी आपको काटती है तो ये जिस्म में कौन सी चीज दाखिल करती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में
कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू लिबरेट। इस सवाल में कहते हैं कि जब तेजाब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो इसके रिजल्ट से कौन सी चीज लिबरेट होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब तेजाब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। अ फुटबॉल इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर। इस सवाल में कहते हैं कि एक फुटबॉल जमीन पर हालत सुकून में पड़ा है तो इस सूरत में फुटबॉल पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बैलेंस फोर्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। यानी जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है और वही फोर्सेस यानी कुव्वतें आपस में मिकदार में बराबर हो तो इन जैसी कुव्वतों को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। इन जैसी कुव्वतों की मिकदार बराबर जबकि सिमत यानी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। An object is moving in a circle uniformly, the forces acting on it are। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यानी चीज गोल दायरे में यूनिफॉर्मली यानी मसावी घूम रही है तो इस सूरत में इस ऑब्जेक्ट पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनबैलेंस फोर्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। यानी जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है और वही कुव्वतें आपस में मिकदार में बराबर ना हो तो इन जैसी कुव्वतों को कहा जाता है अनबैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिट ऑफ बियॉन्ड फोर्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि बियॉन्ड फोर्स की इकाई क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूटन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि बियॉन्ड फोर्स किसे कहते हैं? किसी जिस्म पर फ्लूइड की तरफ से लगाई जाने वाली कुव्वत जो इसमें तोड़ा या मुकम्मल डूबा हो तो इस कुव्वत को बियॉन्ड फोर्स कहा जाता है और इस सारे अमल को बियॉन्सी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ पास्कल। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सी मिकदारें हैं जिनकी पैमाइश पास्कल में की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रेशर। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रेशर की इकाई यानी यूनिट पास्कल है। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्स अप्लाइड फॉर यूनिट एरिया गिव्स प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है किसी इकाई रकबे पर असर अंदाज होने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। कुव्वत और दबाव का आपस में डायरेक्ट रिलेशन यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कुव्वत की बढ़ाने से दबाव बढ़ता है और रकबे के साथ दबाव का इनवर्स रिलेशन है यानी रकबे की बढ़ाने से दबाव कम होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विद डेप्थ प्रेशर एंड लिक्विड इंक्रीजेस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रेशर और किसी भी लिक्विड में जो गहराई होती है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी गहराई ज्यादा हो प्रेशर ज्यादा होगा और अगर गहराई कम हो तो प्रेशर भी कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोवेस्ट। इस सवाल में कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहां पर सबसे कम होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑन टॉप ऑफ K2 यानी कुर्रे हवाई का दबाव K2 की पहाड़ पर सबसे कम होगा। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
A toy floats in bathtub. The buoyant force exerted on the toy depends on the volume of the water displaced. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट का तैरना या डूबना उस ऑब्जेक्ट का हटाए गए पानी पर मुनहसर है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वजन हटाए गए पानी से ज्यादा है तो वो डूबेगा। अगर इसका वजन हटाए गए पानी के बराबर या उससे कम है तो वो इस पर तैरेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If a submerged object displaces an amount of liquid with a weight less than its own, when the object is released, it will sink. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जब कोई डूबी हुई चीज अपनी वजन से कम पानी हटाए और जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा हो तो जिस्म डूबेगा। नंबर सेकंड, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स से कम हो तो जिस्म पानी की सतह पर तैरता रहेगा। नंबर थर्ड, अगर किसी जिस्म का वजन यानी वेट बियॉन्ड फोर्स के बराबर हो तो जिस्म ना डूबेगा ना तैरता रहेगा बल्कि माया की सतह पर साकिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। If the same sized force is made to act over a smaller area, इस सवाल में कहते हैं अगर एक जैसी मिकदार वाली कुव्वतें किसी कम जगह यानी रकबा पर अमल करे तो इसकी वजह से दबाव पर क्या असर पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द प्रेशर इज इंक्रीज। तो इसकी वजह से दबाव में इजाफा होगा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि दबाव और एरिया का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी अगर रकबा ज्यादा होगा तो दबाव कम होगा और अगर रकबा कम होगा तो दबाव ज्यादा होगा। इसमें यूनिट नंबर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही जवाब का इंतखाब करे। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सवाल में कहते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के साथ टकराती है तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री के बराबर है, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर दूसरी कानून को देखा जाए तो इसके मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सवाल में कहते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री के बराबर हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच लेटर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर विल रिमेन अनचेंज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा हर्फ शीशी से रिफ्लेक्शन के बाद तब्दील नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी लेटर एम शीशी से रिफ्लेक्शन की बात तब्दील नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट। इस सवाल में कहते हैं कि जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो इस सूरत में रे ऑफ लाइट किस तरफ मुड़ जाती है या झुक जाती है या सीधी रहती है।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ या झुक जाती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब रोशनी किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब रोशनी किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से दूर हट या मुड़ जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विल कॉज द स्पीड ऑफ लाइट टू। इस सवाल में कहते हैं कि रे ऑफ लाइट जब हवा से ग्लास यानी शीशे में दाखिल होती है तो इस सूरत में रोशनी की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिक्रीज। तो इस सूरत में रोशनी की रफ्तार कम होगी क्योंकि हवा रियर मीडियम है और इस केस में शीशा हमारे साथ डेंसर मीडियम। रियर मीडियम ये वो मीडियम होता है जिसमें रोशनी की रफ्तार ज्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी by placing the object at the center of curvature the image will be formed at the center of curvature. The image will be inverted, real and of the same size. तो इस केस में जो शबीह बनेगी वो हमारे साथ उल्टी, हकीकी और जिसामत में जिस्म की बराबर होगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जब जिस्म आईने के मरकजी इन्हिना यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हो तो इससे दो शुआएं निकलेंगी। तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ एक ए डैश बी डैश इमेज हासिल होगी जो कि नेचर में उल्टी होगी और जिसामत में जिस्म की बराबर होगी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, एक स्पेरिकल शेल का वो हिस्सा जो अंदर या बाहर से पॉलिश हुआ हो, जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हो, स्पेरिकल मिरर कहलाता है। स्पेरिकल मिरर की दो अकसाम है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर यानी वो आईना जिसका अंदरूनी सतह चमकदार हो, कनकेव मिरर कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारे साथ कन्वेक्स मिरर, यानी वो आईना जिसका बैरूनी सतह चमकदार हो, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर कनकेव मिरर नो इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रख दिया जाता है तो इस केस में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देयरफॉर नो इमेज इज फॉर्म्ड। अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट when the object is placed at a focus point, so in this case a highly magnified image is formed which is real and inverted at infinity। ये इमेज उल्टी, हकीकी और जिसामत में ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। To get an enlarged and upright image which mirror we should use। इस सवाल में कहते हैं कि बड़ा और सीधा अक्स यानी इमेज लेने के लिए हम कौन से मिरर यानी शीशे को इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर, यानी बड़ा और सीधा इमेज लेने के लिए हम कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फिगर शोज द प्लेन मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, द करेक्ट टाइम इज 2:35। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A dentist uses a small dental mirror to help magnify teeth in your mouth. This mirror can be a
इस सवाल में कहते हैं कि दांतों का डॉक्टर आपकी मुंह में दांतों को बड़ा दिखाने के लिए एक छोटा सा शीशा इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए डॉक्टर कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता है जिसमें हम सीधी मजाजी और जिसामत में ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द सेम साइज ऑफ अ कनकेव मिरर, देन द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, मैग्निफाइड यानी लार्ज इन साइज एंड वर्चुअल। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।